नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं सीटेट के 10 सवाल करे धमाल सीरीज़ को। और सीटेट का पेपर भी आप जानते हैं 8 सितंबर को होने वाला है। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखिए, कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों को साथ में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, व्हाट इज़ द रिजल्ट व्हेन 7 ग्राम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 किलोग्राम। मतलब 9 किलोग्राम में से आपको ये घटाना है। देखिए, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो जब आप घटाएंगे, एक तरफ लिखेंगे आप किलोग्राम, एक तरफ लिखेंगे ग्राम। एक तरफ किलोग्राम, एक तरफ ग्राम। 9 किलोग्राम और ग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 3 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो जब ग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 जीरो से करेंगे। इसमें से हमें 7 किलोग्राम और 7 ग्राम घटाना। तो देखिए, 7 ग्राम को लिखेंगे 007। यही चीज़ यहाँ पे समझने की है। 7 ग्राम को हम लिखेंगे 007। अगर 70 ग्राम लिखना है तो 70 ग्राम को हम लिखेंगे 070। और अगर 700 ग्राम लिखना है तो 700। अब इसको आप घटा देंगे बहुत आसानी से। ये हो जाएगा 3, ये होगा 9, ये होगा 9 और ये हो जाएगा 1। तो 1 किलो 993 ग्राम, यानी कि 1 किलो 993 ग्राम इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसानी से आपने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। देखिए, इसमें क्या है, आप देख के घबरा जाएंगे कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सीटेट में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको उसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बाउंसर बॉल होती है उस तरह से लेना है। बाउंसर और बॉल पे 6 मारेंगे आप। ऐसे ही जो इसमें ज़्यादा डेटा दिया होगा क्वेश्चन में, तो उसमें ज़्यादा डेटा जब क्वेश्चन में दिया होगा तो उसको सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो डेटा को पढ़ते जाएंगे और ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। कक्षा 3 में देखिए, पढ़ते हैं। कक्षा 3 में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा फल के बारे में पूछा गया। और ये इस तरह से, जैसे सेब पसंद करने वाले 28 हैं, अमरूद वाले 26, ये सब डेटा दिया है। सही विकल्प चुनना है। सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है, तो ऑप्शन से लेते हैं। देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। सेब और अमरूद, सेब पसंद करने वाले कितने हैं 28, अमरूद वाले कितने हैं 26। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब कह रहा है अंगूर और केलों को पसंद करने वाली संख्या का अंतर 16 है। अंगूर 28, केला 14, तो इनका अंतर होगा 14, जो कि 16 नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। आम और केला पसंद करने वालों की संख्या अमरूद पसंद करने वालों की संख्या का 2 गुना है। तो आम और केला, आम कितने हैं 44, केला कितने हैं 14, तो ये हो गएंगे 58। और अमरूद पसंद करने वाले कितने हैं 26, तो इसका दुगना, 26 का दुगना होता है 52, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। अब देखिए, सीटेट में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होना ही होना है। पहला, दूसरा और तीसरा गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही होगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, पेपर में आप सीधे टिक कर देंगे। फिर भी यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं कि 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। देखिए, इन सब का जोड़ आप देखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 140। और टोटल 150 बच्चों का डेटा है। 150 में से 140 घटा देंगे तो बचेगा 10, यानी कि 10 बच्चे किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। इसको हमने ऑप्शन से ही बना दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, आप आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त है मतलब गलत कथन आपको बताना है। 1, 2, 3 और 4 गलत कथन बताना है। रचनात्मक आकलन इंग्लिश में देख लेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए, 2 तरह का असेसमेंट है, आप उसको याद कर लीजिए अच्छे से। हर बार सीटेट में पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन बिल्कुल फ्री का बन रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसे समझिए जैसे आपने बच्चों को क्लास में कुछ पढ़ाया और
तुरंत ही पढ़ाने के बाद, यानी कि क्लास के चलते चलते ही आपने बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन पूछे और ये देखा कि बच्चों ने कितना सीखा। मतलब क्लास के दौरान ही आपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट के लिए जो असेसमेंट किया उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। सीधी भाषा में आप समझ लीजिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो लर्निंग के दौरान ही, अधिगम के दौरान ही किया जाता है और क्लास में सुधार के लिए किया जाता है। अब जो समेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट ऐसे समझ लीजिए जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम है या ईयरली एग्ज़ाम है, जो एनुअल एग्ज़ाम है, वो क्या होता है, वो बच्चों की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, बच्चों को रैंक करने के लिए, उनका पूरा क्लास में ये देखने के लिए कि किस बच्चे ने की रैंक कितनी है, किस बच्चे ने पूरा कितना सीखा है। तो अधिगम के पश्चात, मतलब आपने पूरा पढ़ा दिया बच्चों को, उसके बाद आप बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उनमें किस बच्चे ने कितना सीखा है, तो वो समेटिव असेसमेंट है। अब ऑप्शन से देखिए, यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है। ये सही होगा क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना। ये सही होगा, यानी कि क्लास के दौरान ही आप उनकी प्रोग्रेस जांच रहे हैं। और टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंटों के जो कंसेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, तो 4 भी सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है टू प्रोवाइड कम्युलेटिव एवेल्यूशन दैट हेल्प्स टू रैंक चिल्ड्रन, बच्चों को रैंक करने में किसकी रैंक 1 है, किसकी 2 है। और कम्युलेटिव मतलब संचयी मूल्यांकन, संचयी मूल्यांकन जो होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत होगा, सबसे कम उपयुक्त होगा और वही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 को भी आप देखेंगे तो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको देख के घबराना नहीं है। बड़े क्वेश्चन में ज़्यादा डेटा होगा तो आपको ऑप्शन को सॉल्व करने में आसानी होगी, इस कॉन्फिडेंस से आपको करना है। पढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षा के एक स्कूल के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्याएं हल करने को दी। ठीक है, ये भाग का सवाल है। 616 विद्यार्थियों के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षा की ज़रूरत होगी। देखिए 616 विद्यार्थी हैं, 28 विद्यार्थियों की क्लासेस बनानी है, तो जाहिर सी बात है ये डिवीज़न का, भाग का कंसेप्ट है। अब बच्चे ने इस समस्या को इस तरह से हल किया, उसने कहा कि एक कक्षा में 28 विद्यार्थी, तो 10 कक्षाओं में होगा 280, फिर अगले 10 में होगा 280 और फिर 2 में होगा 56, तो यानी कि 616 पूरे हो गए। और उसने कहा कि 10 + 10 + 2 यानी कि 22 कक्षाएं इस तरह से बन जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ पे उसने क्या किया। यहाँ पे उसने किया है 616 को छोटे टुकड़ों में तोड़ा, 616 का डिस्ट्रीब्यूशन किया जो 28 से डिवाइड हो सके। तो उसने कहा कि भाई 28 से डिवाइड हो जाएगा 280 हो जाएगा, फिर 280 28 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 560 हो गया, और फिर कितना बचा 56। तो 280 + 280 + 56 और बटा उसने कर दिया 28। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये कौन सा कंसेप्ट बना, ये डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है। एक बार दोबारा से मैं समझाता हूँ। जैसे आप देखिए, यदि a + b + c और बटा d हम करें तो इसका मतलब ये है कि a को आप डिवाइड करिए d से, प्लस b को आप डिवाइड करिए d से, और प्लस c को आप डिवाइड करिए d से, तो रिज़ल्ट सेम होगा। यानी कि 616 को सीधे 28 से भाग करो, या फिर 616 के 3 टुकड़े कर दिए a, b और c और उसको 28 से भाग करो, रिज़ल्ट जो है सेम ही होगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीज़न एक्रॉस एडिशन। तो देख लीजिए, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए विभाजन के वितरण और साहचर्य नियमों का प्रयोग किया। देखिए विभाजन में वितरण और साहचर्य नियम, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। तो साहचर्य नियम जो होता है एसोसिएटिव लॉ, वो डिवीज़न में लागू नहीं होता है। दूसरा है, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए गलत कलन विधि का उपयोग किया। गलत कलन विधि का उपयोग नहीं किया है, विद्यार्थी की जो अप्रोच है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, 2 भी गलत हो जाएगा। अब देखिए, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के साहचर्य नियम का प्रयोग किया है।
साहचर्य नियम मैं अभी आपको समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो विभाजन है वो साहचर्य नियम को फॉलो नहीं करता है। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का प्रयोग किया है। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन अक्रॉस एडिशन यहाँ पे फॉलो हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा देता हूँ। बार बार वहाँ पे साहचर्य प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जिक्र आ रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे 3 नंबर हैं a + b + c, और इधर भी आप लिख दीजिए a + b + c। तो ब्रैकेट की पोजीशन आप चेंज कर दें अगर, तो रिज़ल्ट चेंज नहीं होता। जैसे पहले और दूसरे के बीच में ब्रैकेट लगा दिया, मतलब a + b को पहले जोड़ा, फिर बाद में जो रिज़ल्ट आया उसको c में जोड़ दिया। या फिर आप b और c को पहले जोड़ दें और जो रिज़ल्ट आए उसको a में जोड़ दें। क्रम वही रहना चाहिए। जैसे 3 संख्याएं हैं a b c, क्रम वही है, लेकिन ब्रैकेट की पोजीशन आपने बदल दी। पहले और दूसरे के बीच थी, यहाँ दूसरे और तीसरे के बीच है, तो रिज़ल्ट जो होता है वो सेम होता है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये केवल एडिशन में यानी कि जोड़ते समय और गुणा करते समय ही फॉलो होता है। घटाने में और जो भाग की क्रिया है उसमें एसोसिएटिव लॉ कहीं भी फॉलो नहीं होता। तो 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट जाएंगे पिछले क्वेश्चन में। तो मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं वो क्या कहलाता है? एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु होता है, इक्विलेटरल। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु होता है, आइसोस्केलस। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं वो विषम बाहु, विषम माने अलग अलग, स्केलियन ट्रायंगल बोलते हैं। और जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो डिफरेंट लेंथ है, इसका मतलब फर्स्ट इसका सही आंसर होगा स्केलियन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 सॉल्व करने का क्वेश्चन है। 31 से 60 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। देखिए, अभाज्य संख्या से हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है। मैं इसकी एक अलग वीडियो भी बना रहा हूँ, तो अगर आपको अभाज्य संख्या के टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके नीचे बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सीटेट के और टीचिंग एग्ज़ाम्स के कंटेंट को पाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 है 31 और 60 के बीच। देखिए, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी कि वो अपने आप से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी। तो 31 और 60 के बीच में देखिए, सबसे पहले जो होगा 31 अभाज्य संख्या होगी, इसके बाद होगी 37, फिर उसके बाद 41, फिर 43, उसके बाद 47, 53 हो जाएगी, और इसके बाद आएगी 59। तो ये 31 और 60 के बीच में अभाज्य संख्याएं। अब इनको यदि आप जोड़ेंगे तो आएगा 311। ये सिंपल जोड़ने का सवाल है, अभाज्य संख्या जोड़ लेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर होगा। ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको भी यहीं कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रेडिसेसर ऑफ 201। प्रेडिसेसर मतलब एक अंक पहले, पूर्ववर्ती। तो 201 से पहले क्या होगा? 200। सक्सेसर मतलब अगला, यानी कि परवर्ती उसको कहेंगे। 4781 से अगला क्या होगा? 4782। देखिए समझिए, प्रेडिसेसर मतलब एक अंक पहला, तो 201 से पहले 200। सक्सेसर मतलब अगला, तो 4781 से अगला 4782। इनको गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पे आप देखिए 2 दूनी 4, यानी कि 4 आना चाहिए लास्ट में, 400। तो ऑप्शन में एक में ही 400 आ रहा है, तो पूरा गुणा करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है? देखिए, आकृतियों को पहचानना है और उनका समूह बनाना है। समूह बनाना है मतलब क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है। कंजर्वेशन की कोई बात नहीं हो रही, अपघटन यानी तोड़ने की कोई बात नहीं हो रही,
क्रमबद्धता यानी सीरीज़ बनाने की कोई बात नहीं हो रही है। जब गुणों के आधार पर आकृतियों को पहचानना है और उनको अलग अलग करके वर्ग में बनाना है, समूह में बनाना है, ग्रुपिंग करनी है, तो इसका मतलब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, वर्गीकरण की बात हो रही है। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है, क्यों? देखिए, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना ये बेसिक ऑपरेशन है। अब जो भाग की क्रिया है वो ऐसी क्रिया है कि उसके लिए आपको पहले जोड़ना आना चाहिए, घटाना, गुणा करना आना चाहिए, तभी आप भाग कर सकते हैं। सीधे आप भाग करना नहीं सीख सकते। तो पहला ऑप्शन है, भाग की समस्याओं को दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई कलन विधि नहीं है, ये गलत है। भाग की समस्याएं हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा, गुणा करना इसको देख सकते हैं। विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद करते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि भाग की जो क्रिया है उसके लिए आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।